नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा शो क्या है मीरा भाईंदर की जनता का मूड। महाराष्ट्र की 288 विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। उसके नतीजे आने में अब चंद ही घंटों की देरी है। चंद ही घंटों के बीच में हमारे बीच में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे होंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे जो हॉट सीट मानी जाती है वह है मीरा भाईंदर 145। वह इसलिए है कि इस सीट पर अंतिम दम तक भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकी, जिसका नतीजा यह हुआ कि समान विचारधाराओं के लोग आपस में लड़ते नजर आए। आज हम बात इस विषय को लेकर आज हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, हमारे बीच में उपस्थित है मीरा भाईंदर के राजनीतिक विश्लेषक दिनेश कोठारी, जिनको आपने कई बार विश्लेषण करते हुए देखा होगा। उसी प्रकार हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है चतुर्भुजा पांडे जी, जो कि हिंद सागर जो अखबार है उसके आप संपादक हैं और मीरा भाईंदर की राजनीति में आप अच्छा अनुभव रखते हैं। उसके साथ ही हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है माजी लाडली बहनी दीपाली मिश्रा जी, जो न्यूज फैक्ट के लिए लिखती है और मीरा भाईंदर में पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। मेरा पहला सवाल दिनेश जी आपसे है कि आप समान विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हुई, एक नारा यहां पर चला बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि वो किसी जाति को लेकर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर समान विचारधारा के लोग आपस में लड़ रहे थे, इसलिए वो नारा यहाँ पर सटीक बैठता है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा कहाँ तक चल पाएगा? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जहाँ तक आपका सवाल है बटेंगे और कटेंगे का नारा, उसके बाद राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक है तो सेब का दिया, लेकिन अगर मीरा भाईंदर की हकीकत को जाने तो यहाँ का ये नारा यहाँ पूरा कन्वर्ट हो जाता है भाजपा के लिए। और भाजपा एक है तो सेफ है महानगर पालिका और यहाँ की राजनीति को देखने लग जाती है पूरी मीरा भाईंदर की भाजपा। और भाजपा का निचले स्तर से कार्यकर्ता से लेकर ऊपरी स्तर का नेता, हर आदमी अपने आप को सेफ इस रूप में देखता है कि मीरा भाईंदर पे सत्ता भाजपा की आ जाए। और इसी के को प्राप्ति के लिए, इसी की विधायकी अपने अंडर में लाने के लिए भाजपा के पक्ष में जो मतदान होता है, जो हमें साफ साफ मतदान के दिन दिखाई दिया, भाजपा का हर कैडर, भाजपा का हर कार्यकर्ता वो इस काम में लग गया कि मतदान केंद्र तक उसके वोटर कैसे पहुंचे। और यही कारण रहा कि गत चुनाव से 4% वोट ज्यादा होते हैं, 4% बोलो तो 20,000 वोट ज्यादा होते हैं। और वो कहीं न कहीं मीरा भाईंदर का भाजपा का कैडर एक है तो सेफ है के नारे के तहत उन सब मतदाताओं को मतदान केंद्र में लेके जाने में सफल रहा। और ये चुनाव परिणाम में हमें वोटर ट्रेंड से दिख रहा है, ये चुनाव परिणाम में भी दिखेगा कि यही वो जो हार जीत होगी, जो सबसे बड़ा रोल यहाँ के परिणाम पे रिफ्लेक्ट करेगी। अब पांडे जी आप बताइए, अगला सवाल पांडे जी। यहाँ पर 16 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए, जिसमें 6 छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोग थे। लेकिन जो मूल जो लड़ाई है वो कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता और निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन को लेकर। इस चुनावों में यदि हम देखें तो गीता जैन पर कुछ आरोप लगे कि कभी शिव बंधन किया, कभी गुवाहाटी गई। लेकिन प्रश्न ये है कि कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार जब जीतता है तो उसकी ये अपेक्षा होती है कि मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। हो सकता है उस दृष्टि से वो किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामा हो, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम क्षण तक टिकट को अटकाए रखा, जिसको लेकर ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है गीता जैन, उसको चुनाव का प्रचार करने का अधिक मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका जो चुनाव चिन्ह भी आया
तो लोगों तक यहाँ की जनता तक उसको पहुंचाना, उसमें कहीं ना कहीं दुविधा होती है। इस विषय को आप कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि गीता जैन के हिसाब से उनको धोखा मिला है, जबकि मेरा मानना है कि अगर जनता में आपने काम किया है तो धोखे का कोई बात नहीं है। जनता में आपका काम बोलता है, जनता काम को ही देखती है। अब की बार का जो यहाँ चुनाव हुआ है उसमें परंपरागत वोट पड़े हैं, जैसे कि भाजपा के परंपरागत वोट भाजपा को मिले हैं, कांग्रेस के परंपरागत वोट कांग्रेस को मिले हैं, और जो कुछ महिला और युवा वर्ग हैं इनके वोट ही निर्धारित करेंगे कि एक बार जीत किसकी होगी। इस बीच लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक आने के बीच में परिस्थितियां बदली हैं। उस समय संघ के लोग सक्रिय नहीं थे, इस बार संघ के लोग भी सक्रिय हुए हैं। संघ के लोगों की सक्रियता और सरकार द्वारा इस दौरान लाए गए कुछ योजनाएं, जैसे कि लाडली बहन योजना हुआ और ये टोल टैक्स की माफी हुआ, ये सब वोटरों पे असर किए हैं, इसलिए वोटर घर से निकले हैं और वो वोट दिए हैं। इस चीज का दोनों ही पक्ष लाभ लेना चाहिए। खैर, एक तरह से देखा जाए, प्लस बैक या बैकग्राउंड में जाकर देखा जाए तो दोनों ही भाजपा के कैंडिडेट हैं, नरेंद्र मेहता हो या गीता जैन हो, दोनों ही कहीं ना कहीं भाजपा से ही निकले हैं और दोनों आज भी भाजपा का ही गुणगान करके वोटरों के बीच में जाकर वोट मांगते हैं। ऐसे में जो भाजपा के वोटर हैं वो प्रथम दृष्टिया कमल को देखते हैं, कमल को देखते हुए ही वोट करते हैं। दूसरी बात है कि गीता जैन पिछली बार चुनाव जीत गई थी, उस वक्त यहाँ की स्थानीय नाराजगी थी, कुछ ऐसी अफवाहें आ गई थी जिसकी वजह से कुछ विरोधाभास था, जिसके कारण गीता जैन जीती और नरेंद्र मेहता हार का मुंह देखना पड़ा उनको। इस बार वो परिस्थितियां नहीं है। साथ ही गीता जैन के साथ निगेटिव पॉइंट ये है कि उन्होंने 5 साल के बीच में कुछ बड़ा ऐसा नहीं दिखा पाई कि इससे जनता उस तरफ मुड़े। साथ ही लोगों के बीच में आरोप लग रहा है कि गीता जैन कार्यकर्ता नहीं बना पाई, जो कि इस चुनाव में दिखाई पड़ा है कि उनके साथ में बहुत सारे लोग नहीं थे, जो पिछले चुनाव में थे वो इस बार उनसे नहीं जुड़ पाए। ऐसे तमाम कारण है कि जिससे इस बार के चुनाव में यहाँ पर भाजपा का कमल खिलता हुआ दिख रहा है। दीपाली मिश्रा जी, आप एक महिला है और आप महिला सम्मान की है। मीरा भाईंदर 145 पे एक ऐसी हवा चल रही है कि महिलाएं गीता जैन के साथ में। तो पिछली जो सरकार थी, एकनाथ शिंदे की सरकार, उन्होंने एक माझी लाडली बहना योजना लाई। इससे पहले हम लोकसभा चुनाव में यदि हम देखें तो राहुल गांधी का भी यही था कि खटाखट। अब वो लोकसभा का चुनाव तो नहीं जीते, इसलिए खटाखट तो चला दी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के पहले समग्र महाराष्ट्र में ये जो माझी लाडली बहना योजना के तहत बहनों के खाते में मतलब पैसे पहुंच ही गए और उसके बाद ये चुनाव हुए। तो क्या ये माझी लाडली बहना जो फैक्टर है वो मीरा भाईंदर में चलेगा? देखिए 100% चलेगा। आपसे बता दें, लाडली बहन योजना जो है उसका लाभ हर घर की महिलाओं ने उठाया है। इसी वजह से तो शायद स्टे ला दिया गया और इलेक्शन के पहले उस पैसे पे रोक लगा दी गई, जिससे काफी बहनें नाराज भी थी और इसका बहुत बड़ा नुकसान महाविकास अघाड़ी को झेलना पड़ेगा। रही बात एक महिला कैंडिडेट और एक महिला आमदार, माझी आमदार, जिन्होंने कई महिलाओं को अपने ओर खींचा होगा, तो ये सिर्फ वही महिलाएं होंगी जो कुछ लोगों के कहने पे या एक खास समुदाय के लोग जिनके गुरु जी ने कुछ कह दिया, गुरु मुनि ने कुछ कह दिया, उनके कहने पे जो वोट पड़ता है उन बहनों ने उसे वोट किया। लेकिन आज की परिस्थिति में 1500 जिन महिलाओं के खातों में आए हैं उन्हें आज भी मोदी सरकार भी चाहिए। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जीत रहे हैं, कि गीता जैन जीत रही है या 17 और उम्मीदवार थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चिन्ह जो उठता है वो कमल का है कि लोगों ने कमल को देखा है और कमल को वोट किया है। और यही बैकलॉग रहा है गीता जैन का। वो हर बार अपने आप को भाजपा का परिवार बताती है और बताए भी क्यों ना, उन्होंने काम भी किए, लेकिन जो परिवार का सदस्य होगा वो अपने परिवार के वरिष्ठों के बारे में कभी भी अपशब्द या कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। इस इलेक्शन में गीता जैन का अगर कहीं से माइनस वोट होता है तो उसका
मुख्य कारण यही होगा कि उन्होंने अपने आप को तो भाजपा का परिवार ही बताया, गौ माता की कसम भी खाई और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मोदी समर्थक ही रहूंगी। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने योगी जी के बारे में अपशब्द कहा, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बारे में अपशब्द कहा और इसका असर उनके इस इलेक्शन के परिणाम में 100% मतलब कटेंगे तो बटेंगे, ये समान विचारधारा के बीच में लागू होता है। देखिए, कटेंगे तो बटेंगे ये योगी जी का नारा था, ये योगी जी ने कहा था, क्योंकि यूपी इलेक्शन में क्या हुआ वो सब जानते हैं। इसीलिए उस नारे को जब मीरा भाईंदर में लाया गया तो वो इसलिए भी लाया गया कि 17 उम्मीदवार, मतलब आप देखिए महाविकास अघाड़ी के एक उम्मीदवार हैं और 17 जो उम्मीदवार अन्य, जो 16 अन्य उम्मीदवार हैं वो कटेंगे तो वो बटे ही ना, तो जो वोट बटे, इसलिए इस नारे को मीरा भाईंदर में बहुत तेजी से और बहुत जोरों से अमल कराया गया। जैसे कि कई सारे फेसबुक पोस्टर्स थे कि आप अगर बैट का दबाएंगे तो मुजफ्फरनगर में वोट जाएगा और ऐसे कई सारे फेसबुक ट्रोल चलते रहे। लेकिन इस कटेंगे बटेंगे के नारे को लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और मेरे ख्याल से इसके परिणाम शायद हम कल देखेंगे। अगला सवाल दिनेश कोठारी जी। अगला सवाल दिनेश कोठारी जी, आप अब हम थोड़ा पीछे लौटते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हो सकता है इस बार कमल खिल जाए। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मेहता, उनको मैं पिछले 20-22 साल से जानता हूं। मैं भी करीबन 33 साल से पत्रकारिता करता हूं और मीरा भाईंदर में 22 साल से पत्रकारिता करता हूं। नरेंद्र मेहता एक ऐसे शख्स है जो खुद ही चुनाव हारते हैं और खुद ही जीतते हैं। अब यदि मैं नरेंद्र मेहता की बात करूं तो नरेंद्र मेहता का यदि मैं जीवन देखूं तो पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जितना संघर्ष किया है या जितने भी कष्ट भोगे हैं, उसे देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने आरोप उन पर लगे, कोई दूसरा राजनीतिक होता तो शायद वो मैदान छोड़कर या गांव ही छोड़कर चला जाता। उसके बावजूद नरेंद्र मेहता डटे रहे और इन चुनावों में नरेंद्र मेहता काफी लड़े। तो आप उसको कैसे लेते हैं? आपके सवालों में कई सवाल हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मेहता की बात करें तो स्थानीय राजनीति में लंबा चौड़ा दौर है। स्थानीय राजनीति का 1990 से जिक्र करते करते 2007, 12, 17 होते हुए अगर हम 24 की बात करें तो नरेंद्र मेहता का वही जज्बा है जो लड़ने का और संघर्ष करने का, वो मीरा भाईंदर की राजनीति में उनको स्थापित किया है। चाहे इतिहास का कोई भी उदाहरण देखिए, 2007 का देखिए, महापौर बनने के टाइम का तो एक राजनीतिक घटनाक्रम होता है, निर्दलीय उम्मीदवार बतौर महापौर आ जाता है और उस टाइम जो सत्ता होती है और मीरा भाईंदर की स्थानीय राजनीति में जितनी गर्माहट होती है, हर किसी को मालूम है। जो पुराने वोटर्स है या पुरानी यहाँ की आबादी वाले लोग हैं, तो हर आबादी के हर शब्द जानता है। तो सवाल के बीच में जो आपका खास जो मुद्दा आप जो जानना चाहते हैं, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर नरेंद्र मेहता आज की तारीख में वोटर ट्रेंड में भी अगला विधायक बनने की तैयारी में दिखते हैं, तो उसके पीछे की जो वजह है वो उनके संघर्ष की कहानी है और वो उनका संघर्ष ही उन्हें यहाँ तक खींच के लेके आ गया। वरना और कोई राजनेता होता तो शायद ये वो नहीं कर पाता या कर लेता, वो एक अलग विषय है। लेकिन जितने भी राजनीति में चेहरे नजर आते हैं स्थानीय राजनीति में, उन चेहरों को अगर पढ़े, उन चेहरों को देखें तो नरेंद्र मेहता उनमें एक अलग व्यक्तित्व के रूप में नजर आते हैं एज संघर्षशील राजनेता के तौर पर। और मीरा भाईंदर की आबादी हो या मीरा भाईंदर की पब्लिक हो या हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर की पब्लिक हो, वो ऐसा नेता को पसंद करती है। वो उनका मनोवैज्ञानिक समझिए, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जो नेता अपने लोगों के लिए लड़ सके, अपने लोगों की बातों को उठा सके, अपने लिए लोगों के लिए आंदोलन कर सके, लोगों की बात प्लेटफॉर्म पर ला सके राजनीतिक मंचों पर, उस नेता की कद्र जनता करती है। और इस मामले में नरेंद्र मेहता जरूर 21 है कि वो पब्लिक में नजर आते हैं, हर आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, हर छोटी मोटी बात पे आंदोलन के रूप में नजर आते हैं और वो दूसरे नेताओं में कमी है, वो भी इस वोटर ट्रेंड में आपको दिखाई देगा। पांडे जी, आपने इन चुनावों के दौरान मीरा भाईंदर की काफी न्यूज आपने कवर की है, तो यहाँ के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है
वो कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन है, जिनका मीरा रोड के विकास में काफी योगदान रहा है और काफी सुलझे हुए पॉलिटिशियन भी लगते हैं और कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। तो दूसरी ओर गीता भरत जैन है, जो काफी अपनी मृदु वाणी के लिए प्रसिद्ध है और पिछला चुनाव भी उन्होंने काफी दमखम के साथ जीता था और यहाँ पर चर्चाओं में आई थी। और तीसरे व्यक्तित्व है नरेंद्र मेहता, जिसे अभी बताया इन्होंने कि संघर्षशील व्यक्तित्व है। आप ये बताइए कि आप तीनों को किस नंबर पर रखते हैं? देखिए, कोई यूं ही पारस पत्थर नहीं बनता जिससे छू कर लोग सोना बन जाए। संघर्ष करके ही लोग महान बनते हैं और मीरा भाईंदर बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहाँ के जो भी नेता मेरे सब संघर्षशील हैं। इस समय जो तीनों नेता हैं हमारे यहाँ, यही तीनों का जो चांस है, इसमें पहले नंबर पर मेहता जी हैं, दूसरे नंबर पर मुजफ्फर जी है, तीसरे नंबर पर गीता जैन जी हैं। जो तीनों ही नेता काफी संघर्षशील हैं, अपने अपने क्षेत्र में काफी संघर्ष करने वाले हैं। मेहता फर्श से अर्श तक की दूरी तय किए हैं, वहीं गीता जैन भी राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद में काफी उन्होंने मेहनत किया है। और इसके उलट मुजफ्फर हुसैन जी एक पढ़े लिखे काफी सुलझे हुए व्यक्तित्व के नेता हैं, जो कि यूं कहा जाए तो मीरा भाईंदर के लिए कांग्रेस में बरगद के पेड़ हैं, जिनकी छांव तले काफी कांग्रेस काफी दूर तक आई है। अब संघर्ष की बात जहां तक है तो मेहता संघर्ष काफी तीनों नेताओं में करते हैं और हर चीज के लिए अग्रणी दिखते हैं। इन तीनों नेताओं में ही जो इस समय वर्तमान के तीन प्रत्याशी हैं, इन तीनों में सबसे अग्रणी और सबसे जुझारू नेता दिखते हैं और यही कारण है कि लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। साथ ही उनके साथ बीजेपी खड़ी है, यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि उनके साथ बीजेपी खड़ी है। बीजेपी यहाँ मीरा भाईंदर की जो जनता है, ये हिंदी भाषियों का यहाँ वर्चस्व है और हिंदी भाषी अधिकतर राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय सोच विचार के होते हैं, तो इसलिए ये लोग भाजपा को ज्यादा पसंद करते हैं। और भाजपा पार्टी जिसके साथ है वो प्रत्याशी, वैसे भी कहा जाता है कि भाजपा टिकट किसी को भी दे दिया जाए तो जीत जाएगा। ऐसे में तो मेहता जैसे संघर्षशील व्यक्ति अगर आ जाता है, टिकट मिलता है, तो उसका जीतना लगभग तय माना जाता है। दीपाली जी, अगला सवाल आपसे है कि पार्टी को जिसे टिकट देना है उसे पहले ही दे देती है ताकि उसको चुनाव के लिए मौका मिले। मीरा भाईंदर 145 की यदि मैं बात करूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय तक टिकट को लटकाए रखा और अंत में जाकर नरेंद्र मेहता को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि गीता जैन पिछड़ गई। तो इसके पीछे आप क्या मानती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि जो पिछले चुनाव में नरेंद्र मेहता जो चुनाव हार गए थे, इसको वापस लाना है, या उसके पीछे का कोई और कारण? देखिए, जैसे कि अभी आप लोगों ने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी नरेंद्र मेहता के लिए, तो मैं भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहती हूँ कि पहले तो घमंड कहा जाए तो वो फिर चढ़ के बोला। 5 साल उन्होंने भाजपा को लाया। मीरा भाईंदर में भाजपा का अस्तित्व काम करने वाला अगर कोई था तो नरेंद्र मेहता, 0 से 62 तक लाने का काम नरेंद्र मेहता। 5 साल तो आमदार रहे और दमदार आमदार रहे, जिसके बाद शायद उनका, मुझे गर्व है, सिर चढ़ के बोला और उसकी मार उन्होंने खाई एक अपक्ष आमदार के रूप में गीता जैन। गीता जैन का बैकग्राउंड यहाँ पे ये रहा कि गीता जैन कभी एक पार्टी में सीमित ही नहीं है। वो अपक्ष आमदार थी, उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया, वो शिवबंधन में बनी। जिसके बाद शिवसेना 2 टुकड़ों में बटी तो फिर वो शिंदे गुट को उन्होंने समर्थन दिया। उसके बाद फिर वो कहती कि नहीं, मैं भाजपा का परिवार हूँ, और फिर वो खुद देवेंद्र फडणवीस पे टीका टिप्पणी और आलोचना करती हैं कि सुखों का और सेट, और फिर उन्होंने और कई सारे अन्य टीका टिप्पणी किया कि मैंने निस्वार्थ भाजपा के लिए काम किया, मैं गुवाहाटी गई। लेकिन आप कभी निष्ठावान नहीं थे। आप निष्ठावान तब थी जब आप अपक्ष आमदार के लिए लड़ रही थी, तब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी और आप इंडिपेंडेंट के अपने लिए लड़ी। वो वाकई लड़ाई झांसी वाली रानी जैसी थी, जिससे आपने जीत कर दिखाया।
लेकिन आपके उस पूरे 5 साल के कार्यकाल में ना तो आपने शहर के लिए कुछ किया और ना ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए लोगों को। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मेहता जो हार चुके थे, जिनका गर्व चकनाचूर हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने संगठन को उससे भी ज्यादा, तो मुझे अगर कहना पड़े तो 4 गुना ज्यादा उन्होंने अपने संगठन को, भाजपा के परिवार को एकजुट रखा, जिसका फायदा पूरा का पूरा उनको इस इलेक्शन में मिला। और यही कारण रहा कि आखिरी मोमेंट तक, एंड टाइम तक, कि आज कल नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेना है तो आज भाजपा अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर करते और नरेंद्र मेहता को डिक्लेयर करते, क्योंकि वो निष्ठावान थे और भाजपा के साथ ही रहे। कितना भी उन्हें ट्रोल किया गया, उनकी बदनामी की गई, उन्हें कई सारे उनके वीडियो क्लिप्स आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी खुद उन्होंने एक समय पे संन्यास भी दे दिया था, लेकिन फिर भी भाजपा को एक ऐसा मुखिया चाहिए जो अपने परिवार को चला सके। शायद नरेंद्र मेहता थे और इसी वजह से नरेंद्र मेहता को टिकट मिली। अब लगे आप ये भी बता दीजिए कि मीरा भाईंदर में जो 51.75% जो मतदान हुआ है, उस मतदान के आंकड़ों को यदि हम देखें तो इस मतदान में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम मतदान हुआ है। करीब मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास या उससे अधिक कम महिलाओं ने मतदान किया है। ऐसा क्यों? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होगा कि लोगों को उतरना, आना, करना, और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था, महिलाएं, इसमें बहुत बड़ा अहम रोल पुरुषों का भी है। जो देखिए, जो जागरूक महिला थी वो उतरी, उन्होंने वोट किया। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन हम फील्ड पर भी थे और उस समय तो एक साथ ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ वहाँ विकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार है शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन जब हम फील्ड पर थे तो हमने ये देखा कि जो प्रत्येक समुदाय का जो इलाका है, जैसे कहा जाए कि जैन मंदिर के साथ या शांति नगर साइड, वहाँ महिलाओं की भीड़ दिखी, वहाँ महिलाएं वोटिंग के लिए भी उतरी। लेकिन जिस और ज्यादा हमने उम्मीद की थी, जैसे हमने आगे वाले इलेक्शन में भी देखा कि किस तरीके से वोटिंग हुई थी, वहाँ जो वोटिंग की रेशियो थी, हमने देखा कि 2:30 बजे तक वहाँ 13% से भी कम वोटिंग हुई। तो ये सबसे बड़ा बैकलॉग रहा। जो नया नगर, उत्तर, राय का जो पट्टा था, वह वोटिंग बहुत कम उतरी, ऐसा हमारे आकलन से हमें लगा। अब तो ये कल परिणाम बताएंगे कि कहाँ कितने वोट उतरे। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि लोगों ने लाड़की बहन योजना जो लिया है, शायद वो घात नहीं करना चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। आपके खाते में पैसे आए? नहीं, मैंने तो लाड़की बहन करा। अब कोठारी जी, ये बताइए, मीरा भाईंदर 145 जो सीट है उसको इसका यदि हम जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ पर उत्तर भारतीय, मारवाड़ी और गुजराती, ये जो मतदाता है वो निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस की ओर से मुजफ्फर हुसैन ने भी हर बात में जवाब दो और काफी मतलब दबंगाई के साथ ये चुनाव लड़े और उनके मुद्दों में भी दम था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो मारवाड़ी, गुजराती और उत्तर भारतीय जो मतदाता है, उसकी निर्णायक भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? व्यास जी, आपने सवाल जो किए तो सबसे पहले तो जिक्र करेंगे जेंडर रेशो वाला। जेंडर रेशो 90 और 90 के बीच का है। 100 में 90 ही लेडीज है मीरा भाईंदर के जेंडर रेशो में, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है। दूसरी बात, आपने बात कांग्रेस की थी, तो मीरा भाईंदर के डीएनए में कांग्रेस है, लेकिन वो बहुत सारे राज है, बहुत सारा लंबा अपने को चलना पड़ेगा कि कांग्रेस 33 सीट, जहां 2007 की बात करें, 1990-91 के पहले चुनाव की बात करें, 1997 के दूसरे चुनाव की बात करें, कांग्रेस समय से बात की। कांग्रेस के वो महान लीडर, चाहे बात मीठालाल जैन की करो, बात गिलबर्ट जॉन मेंडोजा की करो, बात दिवंगत प्रफुल्ल पटेल की करो, प्रफुल्ल पाटिल जी की करो, और बात चंद्रकांत बेदी की करो, सब कांग्रेस के बड़े नेता रहे, लेकिन वो कांग्रेस से छिटक गए, हट गए। रीजन एक बहुत बड़ा अलग विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का डीएनए, मीरा भाईंदर के डीएनए में कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस अगर यहाँ इस स्थिति तक पहुंचती है तो उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस खुद है। मीरा भाईंदर का मतलब है कांग्रेस का प्रेमी रहा। पांडे जी, ये बताइए। नहीं, आपका सवाल का पूरा जवाब कर दूं। आपने बोलिए। आपने मैं मुद्दा जो छेड़ा, ये तो मैं आपका विश्लेषण कर रहा था कि आपको लेके जा रहा था कि आपके सवाल 3-4 जुड़े हुए थे। तो अब कांग्रेस का तो बात हो गया। अब आप आओ राजस्थानी गुजरात। तो मीरा भाईंदर को अगर समझना है
मीरा भाईंदर के वोटरों को ट्रेंड अगर समझना है तो दो तरफ से आपको चलना पड़ेगा। एक प्रभाग वाइज, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 24 प्रभाग है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका मीरा भाईंदर को चलाती है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, और प्रभाग स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो उछलने चाहिए चुनाव में, और वो किसी कारण पर उछल नहीं पाए या उछाले नहीं गए, और वो बेनिफिट भाजपा का हो गया। और जैसे अगर बात करें प्रभाग 24 की, प्रभाग के मुद्दे तो महानगर पालिका के चुनाव में आएंगे। भाई साहब महानगर पालिका को हैंडल कौन करता है? आज की तारीख में बॉडी नहीं, ब्यूरोक्रेसी कर रही है। राज्य सरकार एक अपॉइंट करती है, आयुक्त हो या कोई भी हो, राज्य सरकार अपॉइंट करती है, प्रशासकीय राज है, सीधी सीधी जिम्मेदार राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार में भाजपा है, तो भाजपा यहाँ टारगेट होती है, विधायक टारगेट होता है, क्योंकि आज आपको आयुक्त का पोस्टिंग कौन करवाएगा, यहाँ पे कोई भी कमिश्नरेट का पोस्टिंग कौन करवाएगा, विधायक की चलती है, तो विधायक जिसके सिफारिश लेटर देना है वो आयुक्त के बैठ जाएगा। ये कोई नई चीज नहीं है, यहाँ की मनपा की जितनी भी कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, अंडर जनप्रतिनिधियों के चलती है, ये किसी से छुपा हुआ सवाल नहीं है। मतलब ठीक रहा भाजपा भी, लेकिन वो उठाने में कामयाब नहीं रहे, वही तो मैं बात करना चाहता हूँ, वही हमारे दर्शकों आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि वो जो मुद्दे उठने चाहते थे, जो उठने चाहिए थे, वो उठे नहीं, और वो भाजपा को फायदा हो गया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने वो सब मुद्दों को छिपा दिया, जो मुद्दा अगर जनता के सामने जाता, और कांग्रेस उसमें कमजोर रही संगठन लेवल पे, और भाजपा उसमें कामयाब रही संगठन बड़ा करने के चक्कर में, और गीता जी और नरेंद्र मेहता अपने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझे रहे, और वो मुद्दे उठे ही नहीं जो जनता को रिफ्लेक्ट करे, जनता के मत को चेंज करे, क्योंकि ये जो हार जीत है बहुत कम मार्जिन वाली हार जीत है। क्योंकि अगर मीरा भाईंदर में भी देखिए, आपको ऐसा लगता है कि दो की लड़ाई में तीसरा निकल गया? कोई चांस नहीं है। इसका परिणाम मतपेटियों में ईवीएम बंद हो गया, कल 12 घंटे के बाद ये बाहर आ जाएगा जो भी होगा, लेकिन ये भाजपा के पक्ष में सीट जा रही है। उसके लिए कि मीरा भाईंदर अगर जातिगत समीकरण को टटोलना है तो मीरा भाईंदर में दो मुख्य रूप से, एक उत्तर भारतीय 1,50,000 के करीब मतदाता है उत्तर भारतीय, राजस्थानी, गुजराती और जैन 1,50,000, ये 3 लाख का फैक्टर जो है, और बाद में मुस्लिम समुदाय 85-90,000 वोटर है, ईसाई समाज के 30,000 के करीब है, और अगर बात करें साउथ इंडियन की वो भी 30,000 के, और मराठी मतदाता है 80-90,000 के करीब। मराठी मतदाता पूरे बटे हुए रहे, एक तरफा किसी को नहीं गया, साउथ इंडियन बटे रहे, किसी एक तरफा किसी को नहीं गया। और अगर बात अपन करें राजस्थानी, गुजराती और जैन समाज की, तो वो वोटर जो 1.5 लाख था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा भाजपा को गेन के रूप में दे रहा है। उसके एवज में जो मुस्लिम मतदाता है वो कहीं ना कहीं फायदा मुजफ्फर हुसैन जी को दे रहा है, कांग्रेस को। लेकिन वहां ये रहा 9 नंबर प्रभाग और 22 नंबर जो गढ़ बोले जाते हैं, नया नगर के दोनों प्रभाग नया नगर में आते हैं, वहां वोटों परसेंटेज 52%, 53% होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वहां अगर वोटिंग 80% होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, उसके पीछे क्या सवाल है, ये विश्लेषण का विषय हो सकता है। उत्तर की बात करें तो वही 52-53% मतदाता, और मतदाता घरों से बाहर नहीं निकला, वही सबसे बड़ा सवाल है कि आधे से थोड़े कम लोग अपना मतदान करने मतदान के अंदर तक गए ही नहीं। तो इसका कारण क्या समझते, ये भी बड़ा विश्लेषण का विषय हो सकता है। ऐसे लास्ट टाइम 48% था, 4% ज्यादा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं भाजपा को लीड कर रहा है। तो मतलब ये 4% जो हुआ है, 3% अतिरिक्त मतदान, ये भाजपा को फायदा कर सकता है। ये जो हार जीत होगी ये 3% वोटों की गिनती होगी। पांडे जी, पिछले चुनाव में भी आपने कवर किया था वर्ष 2019 में। दृश्य तो एक ही है, कहते कि बोतल पुरानी या शराब नहीं, क्या कहते हो। तो पिछला वर्ष 2019 के यदि हम चुनाव देखे तो उसमें भी यही दृश्य था, यही 3 प्रमुख चेहरे थे। गीता जी निर्दलीय थी, भाजपा ने उस समय भी उनको नकारा था, टिकट नहीं दिया था, नरेंद्र मेहता को दिया था, और मुजफ्फर हुसैन। उस समय कुछ भीतरघात हो गया था जिसके रहते भाजपा को चुनाव से बाहर जाना पड़ा। इस बार भी यही दृश्य दिख रहा है। तो वर्ष 2019 और वर्ष 2024 को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, जहां तक वर्ष 2019 का सवाल है तो वर्ष 2019 में भाजपा के कैंडिडेट मेहता के साथ नकारात्मक माहौल था। इसके लिए कहा जाए तो उनका क्लब का मुद्दा था, कुछ वीडियो क्लिप्स आए थे, या कुछ उनका घमंड बोल रहा था, कुछ उनके आदमियों द्वारा किए गए कृत्य जैसे थे कि जो गुंडागर्दी की दृष्टि से आते थे। ऐसे कई मामले थे जो उनके तरफ से नकारात्मक जा रहे थे। इसके उलट गीता जैन
एक मैं आपको बीच में टोकता हूँ, क्लब का मामला था, वो मामला तो अब भी हो सकता था। नहीं, अब वो लीगल हो चुका है, उसके लिए शायद चेंज करा दिए हैं, उसका जोन चेंज हो गया, उसका मामला क्लियर हो गया है। अच्छा, अब इसके उलट गीता जैन का मामला था। गीता जैन एक फर्स्ट चेहरे की उम्मीदवार थी और उन्होंने मेहता के नकारात्मक माहौल का पूरा फायदा उठाया। एक अपक्ष उम्मीदवार होकर भी 2014 के मोदी लहर के चुनाव में भाजपा की उम्मीद को हराना एक बड़ी बात थी, जो उन्होंने किया और उन्होंने उस समय उस माहौल का पूरा लाभ लिया। रही बात मुजफ्फर हुसैन के साथ, मुजफ्फर हुसैन का एक फिक्स तबके का वोट बटा हुआ है, वो वही बधा हुआ है, वोट उनको मिलता है, मुस्लिम वोट उनको फिक्स है। अच्छा, इस बार जो मैंने सर्वे किया है, नहीं, इनको हिंदू वोट भी फिक्स है। नहीं, उनको हिंदू वोट कुछ मिलता है। इस बार जो मैंने सर्वे किया है, खारी गांव के पट्टे में, बीपी रोड खारी गांव के पट्टे में भी उनको वोट मिला है। वहीं नया नगर में बीजेपी को भी वोट पड़े हैं। ये मेरा निजी सर्वे है कि नया नगर में बीजेपी को भी कुछ वोट पड़े हैं, जैसे कांग्रेस को वाले को खाली गांव में वोट मिला है। तो इस तरह से वोट परसेंटेज कुल मिला के उतना ही होगा। कुछ लोग वहां से यहाँ के दिए, कुछ लोग यहाँ से वहां दिए, कुल मिला जुला के जो उनका वोट बढ़ा हुआ वोट है वो उनको मिलना है। अब कुछ ऐसा बात आता है कि कैंडिडेट में मुजफ्फर हुसैन काफी बेहतरीन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे सुलझे व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विचार दे सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये कि उनको बंगले का नेता कहा जाता है, ऐसी छाप नेता कहा जाता है, पब्लिक में भी चर्चा है। वो 5 साल बाद ही ऊपर आते हैं, 5 साल बाद ही निकलते हैं चुनाव के टाइम से। अगर यही संघर्ष मेहता की तरह वो पिछले 5 साल पूरे 5 साल करें तो मुजफ्फर को कोई हरा नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि वो एक नेता बेहतरीन है। लेकिन उनके साथ यही दिक्कत है कि वो 5 साल बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ उनका अपना कुछ मामला होगा कि वो नहीं निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि यहाँ पे संघर्ष कौन करता है। पिछले बार भाजपा के साथ, मेहता के साथ नकारात्मक माहौल था, इस बार वो माहौल नहीं है। इस बार ना वो माहौल है, ना ही गीता जैन का वो रिपोर्ट कार्ड रहा। रिपोर्ट कार्ड भी गीता जैन का बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए पूरी तरह से यह सीट भाजपा के पक्ष में है। दीपाली जी, इस समय युद्ध के मैदान में कुल 16 उम्मीदवार है, 17 उम्मीदवार है, माफ कीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना, सिद्धेश्वर, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार ग्रुप, ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। इन चुनावों में हमने देखा कि अरुण कदम, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा। उसके बाद एक और नाम आता है हंसु कुमार पांडे, वो भी पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में भी रहे, नगर सेवक भी रहे और इस बार वापिस निर्दलीय रूप से उन्होंने चुनाव लड़ा। ऐसे कई चेहरे हैं, तो ये जो फैक्टर है ये कितना चल सकेगा? देखिए, वही बात फिर घूम फिर के आ जाएगी जो मीरा भाईंदर में बात चली थी, कटेंगे तो कटेंगे। तो ये बस कटने वाली बात ही थी कि इन्होंने काटा है और इससे हम बटे हैं। अगर इन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सहमति दी होती और इन्होंने किसी पार्टी पे विश्वास रखा होता तो शायद ये सारे आज अपक्ष नहीं खड़े होते। अब मेरे कहने का अर्थ है कि आपको लगता है कि इसमें कितने वोटों का फर्क पड़ सकता है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर ये 17 उम्मीदवारों को अगर हम जोड़े और ऑन एन एवरेज जोड़े तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 वोट। इससे अधिक तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि लोग भी जागरूक हैं। आपने अपने लोगों का आकलन लगाया कि अरे मैं तो यहाँ से 10,000 काटूंगा, 20,000 काटूंगा, और कई सारी चीजें भी देखते मिली मीरा भाईंदर में, एक रात पहले भी और कई दिनों से देखा जाता है। लेकिन जनता समझदार है और जो कभी कहीं नहीं रहे उन्हें वोट करना भी, मुझे नहीं लगता कि कोई समाज भी जागरूक होगा कि नहीं ये मेरे समाज का है तो मुझे इसको वोट दे दें, क्योंकि आपका समाज, लेकिन एक पक्ष हद तक नहीं, इसलिए शायद वो पक्ष वोटर है जी। आप एक पत्रकार के साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी है। ये जातिगत जो मामले हैं और प्रभाग स्तर के जो मामले हैं वो इस चुनाव में कितना फर्क ला सकते हैं? हिंदुस्तान की राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। और जब कोई बंदा जो भी उम्मीदवार होता है किसी जाति के करीब होता है, जाति विशेष के करीब होता है और एक्टिव रहता है,
और अगर वो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी के साथ तो 100% वोट एक मुश्त मिलता है। अल्पसंख्यक समाज की अगर बात करें, कोई भी अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अदर ईसाई वगैरह वगैरह, वहाँ एक डर एक ऐसा बड़ा फैक्टर होता है वो पूरे समाज को एकजुट करने का। और इसीलिए आप देखते हो अक्सर चुनावी माहौल में कई ऐसी घटनाएं घटती है जो डरने या डराने के लिए प्रायोजित की जाती है। उसके पीछे पूरा समाज एकजुट हो जाता है, वो किसी एक कैंडिडेट को एकजुट हो जाता है और वो मोस्ट प्रोबेबली उस समाज के कैंडिडेट को सकता है। लेकिन कई समाज के दो अगर कैंडिडेट आ जाते हैं तो उसकी फिर ग्राफिकल होता है, परिणाम देखा जाता है, कुछ वोटर स्टिक भी जाते हैं, लेकिन वो एक मुश्त उसी को जाता है जो राष्ट्रीय जो पेट रखता है, अपनी घुसपैठ रखता है राजनीति। तो अगर आप बात करें जातिगत समीकरण की, तो ये जातिगत समीकरण चला है इस चुनाव में। वोटर का पैटर्न हमें ये बताता है, जो भी हमारे पास जितनी भी जानकारियां आ रही है वो जानकारी यही कहती है कि फैक्टर जबरदस्त चला है। जिस इलाके में जिस उम्मीदवार का प्रभुत्व था, जिस समाज को बिलोंग करता था, उस समाज के काफी वोट उसके खाते में गए मोस्ट प्रोबेबली। और अगर बात प्रभाग स्तर की करें तो मीरा भाईंदर में महानगर पालिका 24 प्रभाग है, 16 प्रभाग मीरा भाईंदर विधानसभा सीट को लेकर आते हैं, जो मोटे मोटे 3 भागों में बांटा जा सकता है। भाईंदर वेस्ट, भाईंदर ईस्ट के 2 नंबर, 5 नंबर और सस्ती के 15, 16, 17 और नया नगर और मीरा रोड 9, 19 और 21, 22, 21, 22 तो ये पैटर्न में प्रभागों की अपनी अपनी समस्या है। वहाँ प्रभाग स्तर के छत्रप है जो नगर सेवक की संभाले हुए, सालों साल से संभाले हुए। फिलहाल भली नगर सेवक पद नहीं है, ड्यू है चुनाव, वो आने वाले समय में होगा। लेकिन वहां वो छत्रपों का एकाधिकार टाइम है और वही सबसे बड़ा बात भाजपा के पक्ष में जाता है और वही संगठन भाजपा का काम करता है, वही चेहरे नजर आते हैं प्रभाग स्तर। और वो भाजपा में 61 नगर से लास्ट टाइम की बात करें तो अब चुनाव भी 2-3 महीने में, तो ये चुनाव के बहाने भाजपा का पूरा तंत्र एक है तो सेफ है, इस नारे के तहत एकजुट हो गया और प्रभाग स्तर तक मतदाताओं को खींचने में सफल रहा। कांग्रेस उसमें कमजोर रही। गीता जैन अगर निर्दलीय बतौर निर्दलीय बात करें तो गीता जैन का अचीवमेंट बहुत बड़ा माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा कि निर्दलीय कैंडिडेट को मतदान के दिन तक और आज दिन तक रिजल्ट को सस्पेंस रखना या 50,000 के ऊपर का भी एग्जिट पोल आना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। अगर वो कम नहीं आका जा सकता, बिल्कुल कोई हिसाब से कम नहीं आका। अगर दूसरों की बात करें, शायद ये उल्टा करके देखिए, अगर इस जगह नरेंद्र मेहता निर्दलीय उम्मीदवार होता, गीता जैन को टिकट मिलती, तो व्हाट अ सिचुएशन ऑफ दिस सिनेरियो। लेकिन सब राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 2 2 5 होते हैं और 2 2 3 भी होते हैं। राजनीति में बहुत सारी चीजें होती है। अगर बात 2019 में बहुत कुछ सबक दिया है, नेताओं को भी दिया है, मीरा भाई ने पब्लिक ने भी देखा है। जब एक निर्दलीय कैंडिडेट जीत जाता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और दीपाली जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। उसमें वही सब नारे थे गर्व। तो क्या होता है, मीरा भाई की पब्लिक, मीरा भाई एक छोटा 79 किलोमीटर में फैला भरी क्षेत्रफल है, लेकिन जो पब्लिक जो आबादी एरिया वो 10-12 किलोमीटर का होता है। हर आदमी एक दूसरे से जानता है, हर नेता अवेलेबल हो जाता है, तो जनता एक एक चीज रिमार्क करती है, कौन किसका नेता फोन उठा रहा है, कौन समस्या के टाइम पे खड़ा है। तो आप ये चीजों को भली छोटे रूप में लो, लेकिन पब्लिक बहुत बड़े रूप में लेती है इसे कि कौन सा नेता आपके लिए अवेलेबल है, कि छोटा सा 10 किलोमीटर में फैला हुआ आबादी क्षेत्र है। पब्लिक तो ये भी नोट करती है कि हफ्ते में 2 दिन पानी नहीं आता। पानी की सबसे बड़ी मुद्दों में आपको पहले जिक्र किया कि ये मुद्दों पे चुनाव हुआ ही नहीं। अगर मुद्दे पे चुनाव होता है ना तो इसका परिणाम भी कुछ आता है। तो उसके लिए चाहिए आपको प्रभाग के हर स्तर पे लोग पहुंचने वाले। तो प्रभागों में राज है, एक है तो सेठ में भाजपा काम कर रही है, 61 नगर सेवक थे, अब कांग्रेस का 10 नगर सेवक थे और शिवसेना 2 भागों में बटी उसके पास है, बाकी तो इसका उपस्थिति है ही नहीं कोई पार्टी का। तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, निर्दलीय क्या वोट मिलेगा? तो फिर उनका मार्जिन 4 से 5 फिगर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, चाहे वो जितने भी उम्मीदवार टोटल 17 में 14 में। अब बात 3 उम्मीदवारों की है और गीता जैन अगर निर्दलीय बतौर बोले तो अच्छी फाइट की है और वो परिणाम में दिखेगा, उसमें कोई इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन वो रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करने का, रिजल्ट को परिवर्तन करने का मादा रखती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी वो चीज जो, क्योंकि एनडीए के वोट ही टूटने वाले थे, लेकिन एनडीए का वोट ऑफ परसेंटेज इतना ज्यादा है मीरा भाईंदर में कि वो उनके तोड़ने के बाद उनके वोट जो निकले वो एनडीए से निकले, लेकिन उनको जो वोट मिल रहा है, जो वोटर ट्रेंड कह रहा है, वो वोट भी नरेंद्र मेहता को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहा है।
मुजफ्फर हुसैन की अपनी एक स्थिर वोट बैंक है। वो कैसे भी करके 80,000 के बाहर ही जाएंगे, 80-85-90,000 तक पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मेहता 1 लाख को क्रॉस कर सकते हैं। 1 लाख के अगर बाहर जाने वाला कोई कैंडिडेट है तो नरेंद्र मेहता हो सकते हैं। 90,000 तक जाने में मुजफ्फर हुसैन कामयाब रहेंगे, जो वोटर ट्रेंड कहता है। और गीता है जैन 50,000 और 25-20,000, बाकी सब 14-19 समझ जाएंगे। ये हमारा आकलन इस वोटर ट्रेंड से नजर आ रहा है। देखिए एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, ये तो नुकुड़ों का पोल है। एग्जिट पोल तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी यदि हम एग्जिट पोल की बात करें तो वो आंकड़े सही साबित नहीं हुए। नहीं, हरियाणा में totally इसका कारण है सर, इसका कारण है रियाज जी, इसका कारण है सबसे बड़ा कि पब्लिक का जो मेंटेलिटी होता है वो आप वोट देके आते हो। एग्जिट पोल होता है मतदाताओं को जो बोलेंगे वही बात करेंगे, आप और हम क्या कर सकते हैं। तो सब काफी तो पहले से वो लोग गलत नहीं। जब एग्जिट पोल का मतलब होता है जब आप मत देके बाहर निकलते हो उसके बाद से आपके साथ क्या चर्चा हुई, तो आप जो इशारा करोगे वही इसमें तो महीनों तैयारियां करनी पड़ती नहीं, वो ओपिनियन पोल की बात एक अलग हो गई। ये एग्जिट पोल है जो मतदान के बाद ही कर सकते हैं। मतदान के बाद मतदाता बाहर निकलते हैं, सैंपल लेते हैं। अब 5 लाख वोटर है, 5 लाख 4,000, अगर हमने 5,000 वोटर का ले भी लिया तो सैंपल कहां तक सही होगा, और जो मतदाताओं ने बताया वो कहां तक सही होगा। तो इसलिए हमें इंतजार 23 तारीख का करना चाहिए। 12-15 घंटे की बात है, वही रिजल्ट है वो प्रमाणित होगा, वो प्रमाणित करेगा। ये चीज तो कयास लगाए जा रहे हैं वोटर ट्रेंड को देखते हुए, और हम भी ये कयास लगा रहे हैं कि सीट भाजपा के खाते में जा रही है। बाकी असली इंतजार तो आपको 23 तारीख का 12 बजे 1 बजे तक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए साहब, अपने पास अब समय हो रहा है। हम क्या है, जनता मीरा भाईंदर की जनता का मूड ये शो हम यहाँ की समाप्त करेंगे, लेकिन अंत में मोटे मोटे तौर पर बता दीजिए दीपाली जी, मीरा भाईंदर 145 में क्या कमल खिल रहा है? क्या मीरा भाईंदर 145 में एक ऐसा बैट चल रहा है कि वो सीधा ग्राउंड के बाहर जाएगा, या मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में हाथ खेल रहा है? जहाँ तक फील्ड ग्राउंड रिपोर्ट और जहाँ तक हमारा मार्केट एनालाइज है तो उम्मीद तो यही है कि इस बार मीरा भाईंदर ने कमल खिला। पांडे जी, आपने काफी अच्छा विश्लेषण किया। अब चंद घंटे हमारे पास बचे हैं और चंद घंटों के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इस दूध का दूध और पानी के पानी को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैंने अपने विश्लेषण में पहले भी कहा है कि जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट देखा हूँ उसमें बीजेपी ही आ रही है, उसके आने की संभावना है। बाकी अभी 10-12 घंटे का 15 घंटे का और बात है, उसके बाद भी सबके सामने आ जाएगा कि यहाँ का विधायक कौन है। कोठारी जी, अंतिम सवाल आपसे। अभी आप बता चुके हैं मोटे मोटे तौर पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे दिए। अब ये आपका क्या आकलन है कि कौन कितने मतों के अंतर से जीते? पहले तो व्यास जी, हम आपके चैनल का और आपके दर्शकों का शुक्रिया अदा करें कि आपने हमको बुलाया, मेरे को, दीपाली जी को, पाटिल साहब को, तो आपका शुक्रिया और आभार। और हम तो ये आपसे गुजारिश करते हैं कभी कभी ऐसे कोई हॉट टॉपिक हो तो आपके चैनल पर हमारे को बुला लीजिएगा, तो हम उस विश्लेषण करने में मजा आएगा और जनता तक हम पहुंचेंगे आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। अब रही बात विश्लेषण की, तो विश्लेषण तो जिस दिन से मतदान 20 नवंबर को खत्म हुआ उसके बाद चालू है, और विश्लेषण अधिकतर जो विश्लेषण या जो भी राजनीतिक पंडित है या जो भी पत्रकार है, जो भी चैनल है या जो भी राजनेता है, मोटा मोटा दुकान यही बात कर रहा है कि भाजपा आ रही है। लेकिन इस सब के हमको इंतजार तो 23 तारीख का करना होगा। विगत में ऐसे कई उदाहरण हुए कि कई राजनीतिक पंडितों की विश्लेषण धरे के धरे रह जाते हैं, एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, लोकसभा चुनाव सबके सामने। तो यहाँ तो हम लोग जो भी पत्रकार जिनको भी देखता हूँ तो वो लोग निस्वार्थ यहाँ सेवा करते हैं। वो उनके पास कोई बहुत बड़े तामझाम नहीं है, वो तो करोड़ों खर्च करके एग्जिट पोल तैयार करते हैं। तो यहाँ तो जिन्होंने भी किए तो जो भी सर्वे आए तो वो मतलब अपने अपने हिसाब से छोटे क्षेत्र में, लेकिन हमको ऑफिशियली डिक्लेरेशन का इंतजार करना होगा और वही हमारा एग्जैक्ट पोल होगा, एग्जिट, और वो एग्जैक्ट पोल आ गया वो 23 तारीख को आ जाएगा चंद घंटों के बाद, तो हम सबको इंतजार करना चाहिए। तो चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी समय दिया। तो ये था हमारा आज का शो। क्या है 145 विधानसभा में मीरा भाईंदर की जनता का मूड, जहां पर हमारे साथ ये तीनों ही पत्रकार जुड़े जिनका कि यहाँ के विकास में काफी योगदान है।
पिछले चुनावों में भी आपने मीरा भाईंदर पे काफी अच्छा कवरेज किया था और इस चुनावों में भी आपने काफी अच्छा कवरेज किया है। हमने इनकी आज राय जानी। अब देखते हैं कि कल कमल खिलता है या और कोई खिलता है, हमें इंतजार रहेगा चंद घंटों का।